तो दोस्तों आज लेकर के आया हूं साइंस से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन मैं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं, जिसकी संभावना जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्त आज जो सेट चलेगा वो 32 चलेगा, यानी 32वां सेट चलेगा। बहुत जल्द ही अब ये सेट खत्म होने वाली है। अब जल्द ही हम क्या करेंगे कि नए सेट लेकर के आएंगे। चलिए, तो 20 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया है इस सेट में दोस्त, वो भी काफी इंपोर्टेंट है और पूछे जाते हैं, इसे मिस मत कीजिएगा। चलिए, इसमें क्या करते हैं कि 20 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है उसे देखने से पहले दोस्त आज स्कोर कार्ड भी तो लेकर के आए हैं, तो स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं ना कि किसने कितना स्कोर लेकर के आया है जो टेस्ट हुआ है उसमें। ठीक है, तो चलिए इस स्कोर कार्ड को हम पहले देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेट लेकर के आए हैं उसको हम देखेंगे कि कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्या है क्या नहीं है। लेकिन इन सबसे पहले जो लोग नए हैं उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो सब पता है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें कुछ पता ना होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम उनको कुछ बता देते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल पे प्रत्येक दिन साइंस से 20 क्वेश्चन का सेट दिया जाता है। जी हाँ, किसके लिए? टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दोस्त साइंस से 40 नंबर पूछा जाएगा और 40 नंबर आपका वो हथियार है जिसके दम पे आप रिजल्ट गिरा सकते हैं। इसलिए दोस्त हम साइंस का तैयारी करवा रहे हैं 40 मार्क्स के लिए, वाले 4th साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट डाला जाता है। अभी ये सेट जो चल रहा है दोस्त वो बायोलॉजी का सेट चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने फिजिक्स का 40 सेट दे चुका हूं, उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूं। इसका जो पढ़ाते हैं इसका भी आपको क्या है कि टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ। ठीक है, ये जो टेस्ट का देख रहे हैं आप स्कोर दोस्त, इस पे बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट दिया जाता है, इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप कहां से दे सकते हैं? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको क्या है कि टेस्ट का लिंक दिया हुआ है और पासकोड भी दिया हुआ है। सिर्फ टेस्ट के लिंक पे जाकर के ओपन मत कर दीजिएगा, पासकोड भी खोजेगा तो पासकोड भी वहां पे नीचे दिया हुआ, उसको जरूर डालिएगा, नाम और लोकेशन जरूर मेंशन कीजिएगा। पीडीएफ कहां से लेना है? तो दोस्त नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या प्ले लिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो पीडीएफ जहां डालते हैं उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो वो सभी आप एक बार जो है क्या कीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर लीजिए, उस पर आपको पता लग जाएगा कि कहां पे क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। लेकिन पीडीएफ अपडेट की बात अगर हम करें तो दोस्त आपको सारा अपडेट जो है टेलीग्राम पे मिलता रहेगा और वीडियो के माध्यम से भी मिलता रहेगा। और एक बात पता है कि एएलपी का वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जोर शोर से मेहनत कीजिए। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि एएलपी का भी जो है क्या कीजिए, तैयारी करवाइए। दोस्त मैं बता देता हूं कि सीबीटी 1 जो मैं इसमें टेक्नीशियन के लिए पढ़ा रहा हूं वही सेम जो है सीबीटी 1 के लिए भी है। सीबीटी 2 के लिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए क्या है कि उसमें थोड़ा चेंजेज है, तो उसके लिए अलग से मैं क्लास दूंगा। सीबीटी 1 तो एग्जाम हो जाने दीजिए। चलिए, तो जो लोग नए हैं मेरे ख्याल से वो समझ गए होंगे कि इस चैनल पे क्या होता है। प्रत्येक दिन होता है दोस्त, चैप्टर वाइज होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, चैप्टर वाइज चलता है। तो ये बायोलॉजी का भी चैप्टर वाइज चला है। किस चैप्टर से अभी आज जो क्वेश्चन देने वाले हैं? तो दोस्त इसमें आज जो चैप्टर से देने वाले हैं वो आनुवांशिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, और आपको हम बता देते हैं कि प्रमुख जैव वैज्ञानिक जो आविष्कार किए उससे इसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक के देखिएगा वीडियो को, तब समझ में आएगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। ठीक है, चलिए जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर लगे कि नहीं वीडियो देखने के बाद करना चाहिए तो दोस्त वीडियो देखने के बाद कीजिए, क्योंकि एग्जाम तो निकालना है ना, तो पढ़ना तो कहीं से पड़ेगा ही, चाहे आप कहीं से पे करके पढ़िए या कहीं से ऐसे पढ़ लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम क्लियर तो करना पड़ेगा। तो कहीं से भी अगर आपको बेनिफिट मिल रही है वहां दोस्त जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए, लगता है कि सब्सक्राइब करना है कर लीजिए, वीडियो देखने के बाद लगे कि सब्सक्राइब करना तो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका हम क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किस किस ने कहां से कितना स्कोर लाया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्कोर कार्ड हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये है अपना स्कोर कार्ड, जिसने टेस्ट दिया है, पिछले दिन की बात है। आज क्या होगा कि नया लिंक दे दिया जाएगा। ये स्कोर कार्ड जो नया पुराना लिंक है उसको डीएक्टिव कर
दिया गया है, तो उसे डीएक्टिव कर दिया गया है। नया लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप भी फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेस्ट दीजिए। इसी तरह का क्या होगा कि सारा परसेंटेज और जो है नाम आपका सामने आएगा, और टेलीग्राम पे भी ये स्कोर कार्ड हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए, इसमें आपको हम बताते हैं जो 80% लाने वाले हैं कैंडिडेट, उसमें मात्र 3 कैंडिडेट है जो 80% लेकर के आए हैं। देख लीजिए, पहला में है अमित जो कहां से है, मसूरी से है। दूसरा है अंकित जो रसूलपुर यानी कि रोहतास से है। तीसरा आपको दे देते हैं कि राम लखन पंडित जो कहां से है, देवघर यानी झारखंड से। ये तीनों जो है दोस्त 80% लेकर के आए हैं। ठीक है, 75% लाने वाले मात्र एक कैंडिडेट है। कौन है तो देख लीजिए, इसमें रेहान जो पूर्णिया से हमेशा बेचारे टॉप पे रहा करते हैं, तो है टॉप पे तो है ही, अच्छा है 75% है, लेकिन अब की बार 80 पे लटक गए। पिछले की अगर बात कर ले स्कोर कार्ड की तो लोग जो है 75% पे गए हुए थे, अब की 80 गए हैं। 5% तो लोग इंक्रीज किए, मेहनत है, कीजिए। चलिए, उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि 70% में 2 लोग शामिल है। कौन कौन है तो देख लीजिए, इसमें नाम जो दे दिए हैं दीनदयाल, लेकिन लोकेशन मेंशन नहीं किए। दोस्त लोकेशन जरूर मेंशन कीजिए कि आप कहां से हो, कहां से नहीं हो, अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको हम बता दें कि दीपू जो कन्नौज से है, दीपू जो कन्नौज से, ये सभी क्या है कि ये दोनों जो है 70% मार्क्स लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है। इसी तरह से क्या कीजिए कि टेस्ट दिया कीजिए। चलिए, 65% की अगर हम बात कर ले तो 65% में बहुत लोग शामिल है। इसमें कौन कौन से है 65% में, चलिए आपको नाम हम दिखाते चलते हैं। राहुल कुमार, क्या है, राहुल कुमार जो पूर्णिया से है। हेमंत देख लीजिए, हेमंत जो है आपका जो है चैनवाल से है, जो जयपुर में पड़ता है, बहुत अच्छा है। चलिए, कम से कम सही लोकेशन इन्होंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको बताते हैं कि दीपू जो नवादा से है, तो ये क्या है कि 65% पे शामिल होने वाले लोग है, और भी है 65% पे शामिल होने वाले लोग, आपको हम बता देते हैं। देखिएगा, इसमें आपको दीपू के बाद जो है आपका चेतन जो महाराष्ट्र से है, 65% पे शामिल है ये। ठीक है, 65% पे जो शामिल होने वाले का हम अपनी नाम बता रहे हैं। उसके बाद आपको राहुल इसमें लोकेशन मेंशन नहीं किए, लोकेशन मेंशन किया कीजिए। दामोदर साहू, ये भी लोकेशन मेंशन नहीं किए। सन्नी, ये भी लोकेशन मेंशन नहीं किए कहां पे, लेकिन 65% लेकर के आए। चलिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि ज्योति पंडित, हाँ, जो मुजफ्फरपुर से है, क्या है कि ये 65% लेकर के आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, मेहनत करो, बहुत अच्छा, बहुत आगे जाओगे, और भी कोशिश करना है और मेहनत करना है। ठीक है, उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि देख लीजिए जी कुमार करके जो रोसड़ा से है, हाँ, रोसड़ा से है। ये भी क्या है कि आपका जो है 65% में शामिल है। अब 60% में शामिल होने वाले कैंडिडेट जो है, आपको बता देते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट है जो 60% में भी शामिल है। चलिए देखिएगा, 60% में शामिल होने वाले जो है महिमा सागर जो पटना से, ये भी अक्सर टॉप में रहा करती हैं, इनका भी साइंस अच्छा है, लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों जो है पीछे है। 60% में ये शामिल हो चुकी है, तो कोई नहीं, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि दे दिया है सन्नी सोनी जो आपका क्या है कि छत्तीसगढ़ से है, 60% लेकर के आए। श्याम जो बीएसआर से है, बीएसआर मुझे लोकेशन नहीं पता है कि कहां है इसका शॉर्ट फॉर्म, तो दोस्त क्या है कि थोड़ा मेंशन क्लियरली क्या कीजिए जो लगे कि हाँ वहां से है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए प्रकाश जो ये भी क्या है कि 60% में ही शामिल है, प्रकाश जो है सो। उसके बाद आपको बता दें कि सुमित जो वैशाली से है, वैशाली यानी कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, सुमित शर्मा वैशाली, ये भी 60% में शामिल है। उसके बाद आपको हम बता देते हैं जो 55% में लोग शामिल है, उसका हम आपको नाम बताते हैं। 55% में कौन कौन शामिल है, तो नाम देख लीजिएगा, नाम इसमें दे दिया है यहाँ कि मनीष जो पटना से है, 55% में है। उससे पहले कौन सा है, हाँ उससे पहले भी है हरे राम है, हरे राम कुमार जो है क्या है कि ईस्ट ऑफ चंपारण से है, जो क्या है कि आपका 55% में भी शामिल है। इंदल कुमार भी है उनसे पहले, वो भी 55% पे शामिल है। उसके बाद आपको अजीत कुमार जो सिवान बिहार से है, ये भी जो है 55% में शामिल है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि 50% पे शामिल होने वाले कैंडिडेट कौन कौन से है। 50% में शामिल होने वाले जो कैंडिडेट है, देखिएगा 50% में है, तो थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं, देख लीजिएगा आराम से। 50% में जो शामिल होने वाले कैंडिडेट है दोस्त चंद्रा जो आरा से है। ठीक है, विमला कुमारी जो झारखंड से है, तो संजय सिंह जो पटना से है। ठीक है, आलोक कुमार जो चित्रकूट से है। ये सभी क्या है कि 50% में शामिल होने वाले कैंडिडेट है। तो दोस्त इसी तरह से क्या कीजिए कि मॉक टेस्ट दिया कीजिए, पढ़िए मन लगा करके, और मॉक टेस्ट भी मन लगा कर दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि कितना साइंस कमांड है, क्योंकि आप साइंस के दम पे ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट गिरा सकते हैं, अगर साइंस स्ट्रॉन्ग होगा तो। ठीक है, तो दोस्त इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट है जो
जिन्होंने क्या किया है कि टेस्ट दिया है। ठीक है, तो किस किस का नाम लेते चले इसमें, तो ये चीजें हैं। चलिए, तो आपको लेकर के चलते हैं, जो क्या है कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के है साइंस से, उसको शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है आपको, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जाता है अक्सर। हाँ, ये क्वेश्चन है कि दे दिया है कि अपराधी को पहचान करने के लिए फॉरेंसिक विभाग जो है निम्नलिखित में से किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, किस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अपराधी को अगर पकड़ना है तो क्या करते हैं, फॉरेंसिक टीम होती है। तो फॉरेंसिक विभाग जो उस टीम को भेजती है, तो वो क्या करते हैं, फॉरेंसिक विभाग जो है क्या करती है, डीएनए फिंगरप्रिंट लेती है। ठीक है, और उसके थ्रू क्या किया जाता है कि अपराधियों को पहचान किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू क्या होता है कि अपराधी को पकड़ा जाता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए इसकी बात हम आपको बता देते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट की बात बताते हैं। डीएनए कहीं से भी लिया जा सकता है, शरीर के किसी भी एक टुकड़ा भी आपको मिल जाए तो वहां से उसका डीएनए प्राप्त किया जा सकता है, उसका सारा डिटेल्स निकाला जा सकता है। ठीक है, डीएनए जो खास करके क्या होता है कि किसी उस अधिकांशतः क्या होता है, उसके फादर्स का डीएनए जो है अधिकांशतः मैच करता है, उसमें ज्यादातर ये चीजें होती है। अब ये समझ लीजिए कि इसका विकास जो हुआ था किसने किया था। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो ये 1984 में जेल के जेफरी ने किया था इसका डेवलपमेंट जो है। अब देख लीजिए, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसकी हम बात बता देते हैं। जो डीएनए एडिटिंग दिया हुआ है, वो डीएनए एडिटिंग किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। डीएनए एडिटिंग क्या होता है कि आपके डीएनए में क्या होता है कि छेड़छाड़ करना होता है। तो उसको छेड़छाड़ करके एक नया डीएनए तैयार कर दिया जाता है, वो मानव भ्रूण से संबंधित होता है। डीएनए स्लाइसिंग जो होता है वो जीन में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता देते हैं कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, तो ये जीन क्लोनिंग होता है। ठीक है, सेम जो है उसके जैसा जीन को तैयार कर दिया जाता है जीन क्लोनिंग में। तो वो डीएनए जो है आपका एम्प्लीफिकेशन कहलाता है, जब जीन का क्लोनिंग किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ समय पहले की बात है, जो चर्चा में आया था कि चाइना जो है क्या है कि प्रत्येक सेना के डीएनए को क्या है कि एडिटिंग करके एक नया जो है सेना तैयार करेगा। वो ऐसा सेना तैयार करना चाह रहा था जिसके थ्रू उसको न भूख लगे न प्यास लगे, और बिना भूख प्यास के वो लड़ता रहे, फाइट करता रहे। तो ये चाइना जो है ऐसा शोध कर रहा है और करने की कोशिश भी कर रहा है, तो उसके डीएनए में ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है। अब आपको हम बता देते हैं कि डीएनए जो है आपको, ये जो है किसने जो है इसकी खोज की थी, तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक जो है वो डीएनए की खोज की थी। हम फिंगरप्रिंट की बातें नहीं कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। तो डीएनए की खोज जो है आपका, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डीएनए का खोज किसने किया था। डीएनए का खोज जो है जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने किया, फ्रांसीसी क्रिक थे, उन्होंने ही किया था। कब किया था, 1953 में, 1953 में डीएनए की खोज की गई थी। ठीक है, इसके लिए उन्हें क्या हुआ था कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1963 में। ठीक है, अब समझ लीजिए कि कभी ये कहा जाता है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, ये पूछा गया है, आपको हम बता देते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट का जो पिता कहा जाता है अपने इंडिया में, जो कहा जाता है वो लालजी सिंह को कहा जाता है। जान लीजिए, जो कहाँ के रहने वाले थे, वो जौनपुर के रहने वाले थे। ये ग्रुप डी वाले एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है, नोट करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। डीएनए को अलग किसने किया था, जी हाँ, सबसे पहले। तो ये ध्यान में रखा है कि डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये डीएनए को जो सबसे पहले अलग किया था, ये पहला व्यक्ति यही था, फ्रेडरिक जो है मिस्चेचर। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था कि डीएनए को पार्ट बाय पार्ट करके अलग कर दिया था। ठीक है, इसमें धागे की नुमा जो है निकलती रहती है, फीते की नुमा निकलती रहती है, तो इन्होंने अलग किया था। ठीक है, यही वो इंसान थे जिन्होंने क्या किया था कि डीएनए के अलग किया था। अब समझ लिए कि डीएनए को जब अलग किया गया था तो उसमें जो है बहुत सारे चीज निकले थे। क्या क्या निकले थे, एडेनियन निकला था, ग्वाइनिन निकला था, थाइमिन निकला था, साइटोसिन निकला था। ये सभी जो है 4 जो है न्यूक्लियोसाइड्स जो है डीएनए से निकला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये जीवित कोशिका जो होती है उसके गुणसूत्र में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि डेड सेल में पाया जाता है, डेड सेल में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, डेड सेल खत्म होने के बाद डीएनए भी उसमें थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है। तो ये गुणसूत्र ऐसे कहिए कि वो सेल में पाया जाता है। तो ये चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक्स इंजीनियरिंग शामिल है। जी हाँ, इसमें से किसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग शामिल है ये बताना है। तो इसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जो शामिल है, ये 4th नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, जीव क्रांति, इसमें क्या है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग
शामिल है। अब समझ लीजिए इसमें कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में मतलब क्या है क्या नहीं है। तो आपको हम बता देते हैं कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं किसके है। तो जब मान लीजिए कि आपके डीएनए में कब जब कोई छेड़छाड़ किया जाता है और उसमें परिवर्तन किया जाता है तो उसको जीव को जीनोम में क्या होता है कि हस्तक्षेप हो जाता है। हस्तक्षेप करते हैं छेड़छाड़ करना, तो वो एक क्या होता है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो किस किस में किया जा रहा है, तो दोस्त अभी वर्तमान में आपको जो है कृषि के जो फसल होते हैं उसके डीएनए में छेड़छाड़ करके हाइब्रिड जो है फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि पशुपालन जानते होइएगा, तो पशुओं के पालन में भी क्या होता है कि हाइब्रिड जो है क्या होता है कि देखे होइएगा कि जो वो नस्लें निकलती है तो वो उसके डीएनए में भी छेड़छाड़ किया जाता है। संचार प्रणाली ये है। मनुष्य के बारे में आपको बता ही दिया है कि चाइना कैसे जो है आपका सेना पर जो है डीएनए के छेड़छाड़ करके किस तरह का जो है वो सेना तैयार करना चाहता है, तो वो हाइब्रिड सेना तैयार करना चाहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन पूछा क्या जाता है इसको ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट को ये ध्यान में रखिएगा कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है ये पूछा जाता है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम जो होता है पुनः संयोजक जो है आपका डीएनए होता है। ठीक है, ये पूछा गया है कई बार, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको कहा गया है कि भारत में पूछा गया है ये सवाल कि भारत में जो है आपको आनुवांशिक से संशोधित जब फसल का कानूनी तरीके से अनुमति दिया गया तो किस तरह का अनुमति दिया गया। आप ऐसे कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं, उसको आपको क्या होगा कि जेनेटिक्स जो है अनुवांशिक जो है क्या होता है कि अनुमति लेना पड़ता है, उसके बाद जो है आप किसी भी चीज का खेती कर सकते हैं। तो वो बीटा कपास की थी। बीटा कपास में आपको बता देते हैं कि सिर्फ बीटा कपास में एक ही किस्म नहीं थे, उसमें 3 प्रकार के किस्म दिया गया था। एक मैक 12 दिया गया था, मैक 162 दिया गया था, मैक जो है 184 दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी मंजूरी कब मिली थी बीटा कपास की, तो बीटा कपास की मंजूरी 26 मार्च 2002 को मिली थी। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है किया गया था भारत को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी औद्योगिक प्रक्रियाएं जो होती है तो वो सजीवों का उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी, जैव का मतलब ही होता है कि जीवित, तो जीवित जीवों का उसमें क्या होता है कि उपयोग किया जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये क्या होगा कि 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि वनस्पति भागों या बीजों, ठीक है, के बजाय जो है कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है। जी हाँ, अगर किसी पौधे को अगर उगा रहा है तो उस पौधे को उगाने में न तो बीज का इस्तेमाल करता है न पौधे के किसी हिस्से का इस्तेमाल करता है, फिर भी उस पौधे को क्या करता है कि डेवलप कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो कहलाता है टिश्यू कल्चर। इसमें होता क्या है आपको हम बता देते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में कि टिश्यू कल्चर में आपको क्या आता है कि पौधे को न तो बीज का उपयोग किया जाता है न तो उसे किसी हिस्से का यूज किया जाता है, बल्कि पौधे का टिश्यू यानी कि उत्तक लेकर के एक नए पौधे का क्या हुआ था कि निर्माण किया जाता है टिश्यू लेकर के, न कि किसी भाग को काट करके उसको जो है नए पौधे बनाया जाता है या उसका बीज का इस्तेमाल करके, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। उसका एक सेल ले लिया जाता है, उसी सेल को उसी कोशिका को जो है क्या करता है कि टिश्यू को लेकर के एक नया जो है पौधा तैयार किया जाता है, वही टिश्यू कल्चर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दे दिया है कि 2013 में स्टेम सेल की मदद से मानव के शरीर में विकसित किया गया था। क्या विकसित किया गया था, किसने विकसित किया गया था? पहला लीवर जो है विकसित किया गया था स्टेम सेल की मदद से। तो कहां किया गया था ये जानना है। तो पहला ऑप्शन देखिए जापान है, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा जर्मनी है और चौथा आपको दे दिया कि फ्रांस है। किसने किया था स्टेम सेल की मदद से मानव लीवर का जो है निर्माण? तो ध्यान रखिएगा ये जापान किया था, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा, जापान किया था। 2013 की बात है, ज्यादा समय की बात नहीं है। 2013 में ही स्टेम सेल की मदद से मानव लीवर का विकास किया गया था। ठीक है, इसमें आपको बता देते हैं कि स्टेम सेल क्या होता है। तो दोस्त स्टेम सेल एक ऐसी कोशिका होती है, एक ऐसा सेल होता है जिसमें क्या होता है कि शरीर के किसी भी अंग में कोशिका के रूप में जो है डेवलप्ड करके उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये स्टेम सेल के बारे में कि कब डेवलप हुआ कब नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि CRISPR, ठीक है,
क्या अभिप्राय क्या है, मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म बताना है कि क्या है। तो ध्यान रखिएगा, CRISPR का जो फुल फॉर्म होता है दोस्त, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, क्लस्टर रेगुलरली जो है इन स्प्रेड शॉर्ट जो है पेलिड्रोमिक रिपीट्स होता है। तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, पूछा गया जाता है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया, हो सकता है कि कहीं रिपीट भी कर दे आप लोगों को, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग से इतने सारे क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट थे। अब चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं कि प्रमुख वैज्ञानिक जो किसने क्या आविष्कार किया था और क्या है क्या नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए इसमें देख लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें दे दिया है कि थियोफ्रेस्टस दे दिया। थियोफ्रेस्टस जो है निम्नलिखित में से किसका जनक माना जाता है, किसका फादर माना जाता है, ये बताना है। तो थियोफ्रेस्टस जो होता है वो किसे माना जाता है, ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा, वनस्पति विज्ञान का। किसका, वनस्पति विज्ञान का जो है क्या होता है कि जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि इनमें से किसे आधुनिक दे दिया है कि वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जी हाँ, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ये आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, कार्ल लिनियस को माना जाता है, ठीक है। इसे वनस्पति विज्ञान का जो है जनक माना जाता है। अब समझ लीजिए कि आपको हम बता देते हैं कि ये कार्ल लिनियस जो थे, वो आपको ये जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जब हम इसमें सेल पढ़ा रहे थे तभी हम आपको बता दिए थे कि कार्ल लिनियस ने एक पुस्तक भी लिखी थी जो सिस्टेमा नेचुरी के नाम से था, ठीक है। ये खास करके अफ्रीका की तरफ जो है ये इनका नाम जो है ज्यादा प्रचलित हुआ था, तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने की संभावना भी बनती है, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, हर बार जब होता है तब ये पूछ दिया जाता है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देख लीजिए कि इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन दिए हैं तो उसको भी हम आपको बता देते हैं कि किसने क्या खोज किया था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि लुईस पास्चर है, तो लुईस पास्चर ने क्या किया था, ये लुईस पास्चर जो थे रेबीज के टीके का खोज किया था। किसका किया था, रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज कैसे हो जाता है पता है ना, जब पागल कोई कुत्ते काट लेते हैं या लोमड़ी काट लेते हैं या कोई जानवर काट लेते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि रेबीज होता है, या चमगादड़ अगर आपको काट ले तो भी रेबीज होने की संभावना बढ़ती है। तो ध्यान रखिएगा, उसके टीके का खोज जो है उन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बता देते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने किसका खोज किया था। तो ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो वो था। अब बताते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो बता ही दिया कि पेनिसिलिन का खोज है उन्होंने ही, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था। उसके बाद ग्रेगर मेंडल साहब है, तो ग्रेगर मेंडल साहब ने क्या किया था, ये अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही जो है अनुवांशिक जो मटर पर जो है क्या किया था कि प्रयोग करके अनुवांशिक जेनेटिक्स का जो है उन्होंने खोज किया था। तो ये चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा पौधा वृद्धि मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें से किसका यूज किया जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना भी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो पौधे की वृद्धि का जो मेजर किया जाता है वो सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं क्रेशोग्राफ के मदद से क्या होता है कि पौधे की वृद्धि का जो है क्या होता है कि मेजर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसको। अब समझ लीजिए कि इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है कभी कभी कि क्रेशोग्राफ का खोज किसने किया था, तो अपने भारत के ही वैज्ञानिक थे जो 1928 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस साहब ने क्या किया था कि ये क्रेशोग्राफ का खोज किया था। उन्होंने जो है क्रेशोग्राफ का खोज करके पौधे कितना वृद्धि कर रहे हैं उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था। उसके बाद आपको बताते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है बोलोमीटर, तो बोलोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा बोलोमीटर का जो इस्तेमाल जो होता है चुंबकीय विकिरण को मापने में किया जाता है। क्रोनोमीटर का क्या होता है, तो समुद्र में जो जहाज होता है उसका सही समय मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है कि क्रोनोमीटर का इस्तेमाल होता है। कार्डियोग्राफी का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट लोग करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट किसमें होता है, तो हृदय की जो रोग से संबंधित होते हैं, तो हृदय की गति को जांच करने के लिए ये जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको जांच करने के लिए क्या किया जाता है कि ये कार्डियोग्राफी का यूज होता है, ठीक है, पंप कर रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दे दिया है किसने सर्वप्रथम जो सबसे पहले पेस मेकर का आविष्कार किया था। जी हाँ, पेस मेकर क्या होता है,
तो ये हार्ट से ही संबंधित होता है, समझ लीजिए। तो इसका पेसमेकर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था ये बताना है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं जॉन हॉब्स, उन्होंने ही क्या किया था कि सबसे पहले पेसमेकर का आविष्कार किया था। इनका पूरा नाम जॉन अलेक्जेंडर हॉब्स करके है, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था कि सबसे पहले पेसमेकर का आविष्कार किया था। पेसमेकर काम करता कैसे है, तो जब इसको अंदर जो है दिल की धड़कन दिल के पास बैठा दिया जाता है, तो ये क्या करता है कि इससे जो रॉड निकली होती है, पेसमेकर बता देते हैं किस तरह का होता है। तो ये पेसमेकर होता है, ध्यान रखिए, ये पेसमेकर होता है। इसको क्या होता है कि हृदय के अंदर जब डाला जाता है तो इसके इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, मांसपेशियों में जो है विद्युत आवेश का उपयोग करते हैं, विद्युत आवेश भेजते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है हार्ट पंप करता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट की तरह ये क्या करता है, ब्लड को लाने ले जाने का काम करता है ये पेसमेकर, ठीक है। अब समझिए कि इससे पूछा क्या जाता है पॉइंट, तो दोस्त इससे पूछा ये पॉइंट जाता है कि विश्व का पहला जो है मानव हृदय रोपण कब किया गया था और कहां पे किया गया था, ये भी पूछता है, किसने किया था ये भी पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला हृदय रोपण जो होता है, जो प्लांट किया गया था आर्टिफिशियल, वो 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। कब किया गया था, 3 दिसंबर 1967 को। कहां किया गया था, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में किया गया था। किसने किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया, तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है, कब किया, किसने किया, कहां पे किया गया, तो ये पूछा जा सकता है, इसको पॉइंट में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। जी हाँ, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई है, पूछी जाती है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर जो मेरा ऑप्शन है, जॉन साल्क साहब ने ही क्या किया था कि पोलियो वैक्सीन की खोज किया गया था, ठीक है, जॉन साल्क के द्वारा। अब ध्यान रखिए, इसमें जो बहुत सारे पॉइंट भी है, तो उस पॉइंट को नोट कीजिएगा आप। ये है कि पोलियो वैक्सीन का खोज जो है, आपको हम बता दिए कि जॉन साल्क साहब ने किया था। कब हुआ था जान लीजिए, तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो 1955 में ही कर दिया गया था, लेकिन भारत में इसकी सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था ना, वो 2 अक्टूबर 1994 में किया था, 94 में। कहा किया गया था, तो दिल्ली में किया गया था, ठीक है। शुरुआत कब से हो गई थी, पहला प्रयोग किया गया था ये दिल्ली में 2 अक्टूबर 1994 को, लेकिन शुरुआत जो है इसकी शुरुआत 1995 से जो है भारत में शुरू हो गई थी, और 2014 में पोलियो मुक्त भारत घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। अब ध्यान रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पॉइंट को नोट कीजिएगा कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसने तैयार किया था, ठीक है, किसने डेवलप किया था। तो ओरल पोलियो वैक्सीन है, एक पोलियो वैक्सीन है, एक पोलियो का टीका है, ये पोलियो ओरल वैक्सीन है। तो इसका जो खोज किया गया था, ये अल्बर्ट जे साबिन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1961 में किया गया था, ठीक है। पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में, इसलिए याद ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं पोलियो दिवस, तो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस हम लोग मनाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। आपका एग्जाम एनटीपीसी का जो है, एनटीपीसी का टेक्नीशियन का एग्जाम जो है आपका, वही अक्टूबर नवंबर के आसपास में होगा। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन दे दे, तो रिसेंटली चीजें है, दे सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने किसका खोज किया था। जैसे कि आपको हम बता दिए थे कि रेबीज के टीके, तो रेबीज के टीके तो पहले ही बता दिए किसने किया था खोज, रेबीज के, तो लुईस पास्चर ने ही किया था, पूछा गया है ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बताते हैं कि चेचक के टीके का खोज, चेचक के टीके का खोज जो है ये एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर साहब ने ही क्या किया था कि चेचक के टीका का खोज किया था। सबसे पहले उन्होंने गाय पर जो है इसका इस्तेमाल किया था। पढ़िएगा, इसका हिस्ट्री पता चल जाएगा, कई बार ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध थे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं, बताएंगे हम आपको। तो डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली जो है किस लिए प्रसिद्ध थे, पता है आपको, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, पक्षी विज्ञानी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। यही एक पहला भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि पक्षियों के विषय में रिसर्च किया था। इनको भारत का बर्डमैन के नाम से जानते हैं, बर्डमैन, पक्षी बला आदमी, ठीक है, इनको कहा जाता है। इन्होंने भी पक्षी जो खोज की थी उन पर उन्होंने बुक लिखा था। इसके लिए उन्हें क्या किया गया था, 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये बर्डमैन के नाम से पूछा जा सकता है कि भारत के बर्डमैन नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि उस
क्रिया वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसे 2010 में परख नली निषेचन तकनीकी टेक्नोलॉजी के आविष्कार के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया गया था कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, परख नली के विषय में 2010 में उसको दिया गया था। खोज जो है बहुत पहले 78 के आसपास में हो गया था, लेकिन 2010 में उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन थे वो? तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट एडवर्ड्स, तो इन्हें जो है क्या है कि परख नली शिशु जो डेवलप करते हैं उसके लिए इनको क्या किया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा। अब आपको बता देते हैं कि सवाल ये पूछा जाता है, नोट कीजिएगा कि परख नली का जो आपको बताते हैं जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है सबसे पहले 1978 की बात कर रहे हैं, जुलाई के महीने में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था। कहां हुआ था? तो दोस्त ब्रिटेन में हुआ था। बच्चे का नाम क्या था? तो बच्चे का नाम था लुई ब्राउन। क्या था? लुई ब्राउन था। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। ऐसे हम पिछले जो क्लास हुआ था उसमें भी हम ये चीजें बता दिए थे, पूरा बता दिए थे कि भारत का कौन था कौन नहीं था, पूरे वर्ल्ड की बात भी बता दिए थे। जाकर के पिछला क्लास देखिएगा, मुझे लगता है सेट पता याद रहेगा, पीडीएफ दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि पहला वनस्पतिक विज्ञान किसे माना जाता है। जी हाँ, पहला वनस्पतिक विज्ञान तो आपको बता ही दिए थे। ये फर्स्ट नंबर जो है आपका थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया है, रिपीट नहीं हुआ है, एक तरह से मतलब क्वेश्चन पलट करके देने का तरीका है, उलट करके देने का तरीका है, तो फंसना नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दे दिया है कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। तो लीeuwenhoek साहब जो है किसके खोज के लिए प्रसिद्ध थे ये बताना है। पूरा नाम एंटी वॉन लीeuwenhoek था, तो वो किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे ये बताना है। फर्स्ट नंबर देख लीजिए, ये माइक्रोस्कोप के खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे। माइक्रोस्कोप का खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से कब किया था तो बता देते हैं कि 1983 ईस्वी में होलैंड के रहने वाले एंटी वॉन जे लीeuwenhoek ने ही माइक्रोस्कोप का खोज किया था। उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है जीवाणु को देखा था। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसका नाम जो है आपको गैलापागोस द्वीप समूह के नाम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसका गैलापागोस द्वीप समूह के नाम से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिए, गैलापागोस द्वीप समूह से जो जिसका नाम जुड़ा है वो वैज्ञानिक हमारे जो है चार्ल्स डार्विन है। अब इनका नाम कैसे जुड़ा कैसे नहीं जुड़ा ये भी जान लीजिए। आपको बता दें गैलापागोस जो है कहाँ ये भी जान लीजिए, कैसे नाम उनका जुड़ा ये भी जान लीजिए। तो दोस्त हम बताते हैं कि ये चार्ल्स डार्विन साहब जो थे वो 1835 की बात बताते हैं। वो गैलापागोस जो है द्वीप समूह पे जाकर के उन्होंने क्या किया था कि एक महत्वपूर्ण स्टडी किया था। उनका स्टडी उस समय क्या चल रहा था, चार्ल्स डार्विन का आपको पता होगा विकासवाद का सिद्धांत दे रहे थे। उसी समय उस द्वीप पे जाकर के उन्होंने एक अहम भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, और यह द्वीप जो है आपको कहां पड़ता है तो ये द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण एक्वाकोर में पड़ता है। उसके हिस्से में अगर देखा जाए तो ये दक्षिणी अमेरिका से 1000 किलोमीटर दूर पे स्थित है। तो वहीं पे इन्होंने क्या किया था कि विकासवाद सिद्धांत का वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। तब से इनका नाम जो है गैलापागोस जो द्वीप समूह है इनका नाम उस समय से जुड़ गया था पूरे हिस्ट्री में। तो ये चीजें है, पूछा जाता है ये, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक जो है फसल का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं पालक क्या कि ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसके पत्तों को खाया जाता है। आपको पता है कि इसमें आयरन जो है प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये ट्रांसजेनिक जो है का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया आपको कि बैगन एक आनुवांशिक संशोधन, ठीक है, प्रारूप जो है विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। जी हाँ, बैगन का एक जेनेटिक्स डेवलपमेंट किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था ये जानना है। तो पूछा गया है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है लेकिन अधूरा रह गया, नहीं सक्सेसफुल हुआ, नहीं कर पाए थे लोग। ठीक है, तो किस लिए इन्होंने क्या उद्देश्य से किया था, ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए इनका क्या किया था कि जेनेटिक्स संशोधन किया गया था बैगन को, कि जेनेटिक्स इसका संशोधन कर लिया जाए
तो इसको कीट प्रतिरोधी बना दिया जाए, मतलब कीट जो है इसके आसपास ना आए, इससे भागता फिरे, तो ऐसा इसको जो है कर देना है। लेकिन इसमें जो है सक्सेस साइंस जो है नहीं हो पाया था, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने के लिए किस उपकरण का आविष्कार किया था। दोस्त ये तो बता ही दिए थे, चलिए फिर भी ये जान लीजिए कि हमारे सर जगदीश चंद्र बोस साहब जो थे वो इंडिया के ही थे। इन्होंने ही क्या किया था कि पौधे की वृद्धि को मेजरमेंट करने के लिए क्रेशोग्राफ का जो है यूज किया था, क्रेशोग्राफ उपकरण बना दिया था, ठीक है। बचपन में ये बहुत नटखट थे, पेड़ों पर खेलते कूदते थे, तो इनको पता लगता था कि ये पौधे जो है वृद्धि होते हैं, कल आकर देखते हैं कुछ और है कुछ और है, आखिरी वृद्धि कैसे होता है। तो उसी के सिलसिले में बहुत शोध किया इन्होंने, जाकर क्रेशोग्राफ का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया कि आविष्कार कर दिया था। तो दोस्त ये क्या थे कि आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए इसकी संभावना एग्जाम में आने की बहुत बनती है, इसलिए दोस्त इसे मिस मत कीजिएगा। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ भी आप जो है कर लीजिएगा, नोट तो करिए लिए होइएगा जहां तक उम्मीद है, और न किए होइएगा तब पढ़ करके दिमाग में रखिएगा, फिर कल होकर भूल जाइएगा। इसलिए जब भी आपका वीडियो आए उस समय कम से कम नोट तैयार कर लीजिए, पीडीएफ तो मिलती रहेगी, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए नए लोगों को बता देते हैं कि अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तो निकालना ही है, क्या कीजिएगा, इसके सिवा कोई उपाय भी नहीं है। वैकेंसी तो आती रहती है, एलपी का है, अगर भर रखे हैं तो उसका सीट इंक्रीज भी कर दिया है, अच्छी बात है, खुशखबरी है। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।